नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह, लेकर हाजिर हूं हिंद किसान की बात। तो आज हम बात करते हैं किसान के उस ऐसे मसले की जिसमें कई सारी दिक्कतें उसके सामने आती हैं। बात एक कहानी से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना के किसान ने 13 साल पहले कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा। किस्तें भरते भरते किसान की 2 पीढ़ियां खप गई। उसके बाद भी परिवार बैंक का कर्ज नहीं चुका पाया। 3,85,000 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कर्जदार किसान ने अब तक 10 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि बैंक में दी है। इसके बावजूद कर्ज बढ़ता गया। अब 2,50,000 रुपये की बैंक वसूली के लिए लोन लेने वाले किसान के मरने के बाद उसकी तीसरी पीढ़ी को बकाया कर्ज भुगतान करने का नोटिस जारी हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे किसान, सैकड़ों हज़ारों किसान इस देश में मौजूद हैं जिन्होंने जो कर्ज लिया उससे बहुत ज़्यादा पैसा चुकाने के बावजूद वो कर्ज के बोझ में दबा रहा। असल में लगातार सरकार की कोशिश रही है कि हम किसानों को कर्ज में बढ़ोतरी करें और इसको हम संस्थागत क्रेडिट कहते हैं। इस बीच 2005-06 से लेकर के अभी तक इसमें करीब 10 गुना की बढ़ोतरी भी हुई है और चालू साल के बजट में सरकार ने किसानों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कृषि कर्ज का लक्ष्य रखा है। एक सच्चाई ये भी है कि बड़ा हिस्सा जो है कर्ज का किसान वो असंगठित क्षेत्र से लेते हैं, साहूकारों से लेते हैं और उसके लिए एक देश में एक बात लगातार सबके सामने आती है कि विदर्भ में किसान बहुत आत्महत्या करते हैं और जो तेलंगाना का भी एक हिस्सा ऐसा है वहाँ पर भी किसानों की बड़ी तादाद में आत्महत्याएं सामने आती रही हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। इसके हर पहलू को हम परखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब जो पूर्व कृषि सचिव हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर DN ठाकुर जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे, उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। देश में कर्जदार किसानों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है, आइए इसे ऐसे समझते हैं। 2017 में कृषि मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के करीब 4.69 करोड़ मतलब 52% किसान कर्जदार हैं। यानी भारत में कर्जदार किसान परिवारों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। साल 1992 में कर्जदार परिवारों की तादाद 25% थी। 2016 में बढ़कर ऐसे परिवारों की तादाद 52% तक जा पहुंची। कुछ राज्यों में ऐसे परिवारों की संख्या 89% और 93% तक है। भारत में हर किसान परिवार पर 47,000 रुपए का औसत कर्ज है। दरअसल हर रोज ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि कर्ज की वजह से किसानों ने खुदकुशी तक कर ली। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में देश में 8,000 किसानों ने आत्महत्या की। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 3,030 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों ने कर्ज और फसल खराब होने की वजह से आत्महत्या की। 2014 में कुल 5,650 किसानों ने आत्महत्या की थी। एक डेटा ये भी है कि भारत में पिछले 2 दशकों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये बात 2016 में नाबार्ड की एक रिपोर्ट से भी सामने आई है कि किसानों को संस्थागत कर्ज देने में कई तरह की विसंगतियां हैं। छोटे किसानों को संस्थागत कर्ज मिलने में दिक्कतें आती हैं। व्यास कमेटी ने 1 दशक पहले ही बता दिया था कि संस्थागत कृषि कर्ज न सिर्फ कम हो रहा है बल्कि इसमें क्षेत्रीय असंतुलन भी है। नाबार्ड की यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि साल 2012 से 13 में कुल 28.4% कृषि कर्ज शहरी और मेट्रो बैंकों की ब्रांच से दिया गया। बंगाल में 31.9% कृषि क्रेडिट मेट्रो की ब्रांच से जारी हुआ। बंगाल ही में शहरी ब्रांच में 15.5% कर्ज जारी हुआ। ग्रामीण बैंकों से दिया गया सिर्फ 38.1% कर्ज कृषि गतिविधियों के लिए था। इससे सवाल उठता है कि क्या कृषि कर्ज वाकई खेती के लिए मिल भी रहा है कि नहीं। ये सिराज हुसैन साहब, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि
आपने इतने बड़ी जिम्मेदारी के पद पर आपने जिम्मा निभाया, और जो किसानों के लिए नीतिगत मसले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है देश में, ये हम आंकड़े तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो किसान है उसका दो पहलू है। एक तो बहुत बड़े किसान अभी ऐसे हैं जो अभी भी उस कर्ज के दायरे में नहीं आ पाए जो कि सरकार कहती है सस्ता कर्ज हम देते हैं। दूसरे ये इसमें भी पैंच है, क्या ये सारा कर्ज किसानों तक पहुंचता है या बीच में कहीं और भी चला जाता है? देखिए, जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट की फिगर आपने बताई 15 लाख करोड़, उसका तकरीबन 60 से लेके 65% तक किसानों को क्रॉप लोन की शक्ल में मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं अगर हम पिछले सालों का डेटा देखें। लेकिन जो नाबार्ड ने एक सर्वे किया था, नफीस के नाम से उसको जाना जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सर्वे 17-18 में किया था जी, तो उस सर्वे से ये बात सामने आती है कि जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम का मुख्य साधन कृषि पर आधारित है, उनमें से तकरीबन 60% लोग ही इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट सस्ते दामों पे ले पाते हैं। बाकी 40% लोग ऐसे हैं जी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जो अब भी ये क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं। और इसमें ज़्यादा जो बात तशवीशनाक है वो ये है कि जो देश के ज़्यादा गरीब राज्य हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, इसमें कर्ज बहुत कम जा रहा है। तो इसमें कई तरह के इश्यूज हैं जिनको सरकार टैकल करने की कोशिश करती रही है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपका चैनल बहुत फोकस के साथ एग्रीकल्चर के इश्यूज को उठा रहा है कि लोग इन चीज़ों को समझेंगे और इसमें कोशिश करेंगे। तो मैं ये ठाकुर साहब आपसे यही सवाल मैं आपसे भी दोहराता हूँ कि ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना है ये जो कृषि कर्ज है उसमें? कृषि कर्ज में हकीकत तो सर ने कहा कि जो टारगेट है, टारगेट अभी तक कंटिन्यूसली जो एग्रीकल्चर लेंडिंग का जो टारगेट सिस्टम वो 2003-04 के आसपास शुरू हुआ था जी। पहली बार ये हुआ था कि लक्ष्य निर्धारित होगा, तो 86,000 करोड़ से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते अभी 15 लाख करोड़ हो गया सालाना। तो हम हर साल ये लक्ष्य अचीव करते आ रहे हैं आंकड़ों को देखें तो। लेकिन इसमें इतने सारे पेच है। पहली बात तो ये कि जो क्रॉप लोन है जो अभी 60% के आसपास उसका शेयर हो गया, पहले ये हुआ करता था से 3-4 साल पहले तक अराउंड 80% जी। तो ये जो क्रॉप लोन है इसमें अगर ब्रांच लेवल पे मैंने कुछ ब्रांचों को जाके देखा तो इसमें जैसे एक किसान ने मान लीजिए 10,000 रुपये कर्जे लिए, उसने 4 महीने बाद वापस कर दिया जी। फिर उसको वही चूँकि लिमिट सैंक्शन है 10,000 का, फिर से उसने दोबारा 10,000 ड्रॉ किया, तो ये 20,000 रुपया रिफ्लेक्ट होगा एज डिसबर्समेंट। तो कुछ तो ओवर रिपोर्टिंग है, कुछ जो किसान जो एग्रीकल्चर लेने का टारगेट है मान लीजिए 18% का, उसमें जो इनडायरेक्ट क्रेडिट का है पोर्शन वो भी काफ़ी हाई हो जाता है, 4.5% के आसपास है। तो ये रिपोर्टिंग का भी कुछ फ्लॉ है, और 60% से ज़्यादा तो किसान अभी तक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के फ्रेमवर्क पे नहीं आ सके हैं। 40% तो अभी भी बाहर ही हैं, एंड इट इज़ ए मेजर रीज़न फॉर डेट रिलेटेड डिस्ट्रेस। ये सिराज हुसैन जी ये बताइए कि अभी देश में जो करीब जो लैंड होल्डिंग्स की हम बात करते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, 14-14.5 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट है वो तो 6.7 करोड़ फार्मर तक ही उस तरीके से जो एक्टिव केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो एक्टिव है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी होगा, तो उसको लेकर के अभी भी ये जो लगभग आधे किसान वो इनफॉर्मल क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं। और वहाँ की ब्याज दरें आपको पता है कि देश में एक पूरे देश में एक यूनिवर्सल रेट चलता है कि 3% महीने का जो है। तो ये जो मसला है हमारा, ये जो सरकार का अनाउंसमेंट है हर साल का कि इस बार जैसे 15 लाख करोड़ है, और एक इंटरेस्टिंग बात जैसे ठाकुर साहब कह भी रहे थे, जो एवरग्रीनिंग है कि उसी लिमिट में 2 बार दे करके वो फिर वो आंकड़ा बनता है। तो ये मसला सही डायरेक्शन में क्यों नहीं जा पा रहा कि हम लोग वहीं पे अटके हुए हैं? आधे की जो है हिस्सा उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑपरेशनल होल्डिंग की तादाद नेशनल सैंपल सर्वे से निकल के आती है 14 करोड़, वो पीएम किसान ने साबित किया कि वो सही नहीं थी जी। और सब कुछ सरकार की कोशिशों के बावजूद सिर्फ 8.5 करोड़ के करीब
फार्मर्स रजिस्टर हो पाए पीएम किसान पोर्टल में। हाँ 9 करोड़ हो गए साहब। वो डेटा जी मुकम्मल और बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ये मान भी लें कि 60% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इससे कवर्ड हैं, तो भी ये तो बिल्कुल जाहिर है कि 40% कवर्ड नहीं है, और ये 40% उन राज्यों में है जो हमारे देश के गरीब राज्य हैं। हाँ। अब इसमें मसला ये होता है कि जो लोन लेने की प्रक्रिया है, कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ एवरेज लैंड होल्डिंग, हालांकि हम 1 हेक्टेयर बताते हैं, लेकिन अगर आप बिहार को देखें तो वहां ज्यादातर लैंड होल्डिंग 0.4 हेक्टेयर के आसपास है। तो ये लैंड होल्डिंग इतनी छोटी है कि शायद वो किसान इतनी गुर्बत की वजह से वो बैंकों में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाके लोन नहीं ले पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि इन राज्यों में, पूर्व के राज्यों में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भी अब वीक हो रहा है। उसकी वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स इस कंडीशन में नहीं है बहुत सारी जगह कि वो लोन्स दे सकें। और साउथ इंडिया में जहां क्रॉप लोन जा रहे हैं वहां वो बेसिकली गोल्ड लोन है, लोग अपना जेवर रखते हैं और उसके खिलाफ लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट, और उसको क्रॉप लोन दिखाया जाता है। तो कई तरह की समस्याएं हैं, सरकार की तरफ से इसमें कोशिश की गई है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, अभी मैंने एक किताब पढ़ी है, कि ये बहुत ज्यादा आसानी से मिलने की वजह से लोन भी मिसयूज हो रहा है। तो ये मैं अब ठाकुर साहब, जैसे आप तो कोऑपरेटिव के रहे हैं, और आप ये बताइए, जैसे एक तो सिराज साहब ने कहा है कि, और आंकड़े भी कहते हैं कि जो एक टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ओवरऑल क्रेडिट का जो हिस्सेदारी थी कोऑपरेटिव की करीब 40% थी, अभी वो घट के 12% रह गई है। एक तो ये कि इसका मतलब या तो बैंक्स जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो सब उसमें चले गए हैं केसीसी की वजह से, वो ज़्यादा आसानी से देते हैं। दूसरे जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर कमज़ोर हो रहा है, और जो ये क्षेत्रीय असंतुलन है कि चंडीगढ़ में एवरेज पर हेक्टेयर या एवरेज किसान जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्जा उसको मिल रहा है, और बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में उसको 1000 पर हेक्टेयर भी एवरेज नहीं आ रहा है। तो ये क्यों, ये क्या संस्थागत कमियों की वजह से है, या फिर वो कमजोरियां जो अभी सिराज साहब बता रहे हैं उनकी वजह से है? नहीं, जो सरने का वो कमजोरी तो है ही, लेकिन आपको इस तरह से देखना होगा, ये जो कोऑपरेटिव का प्रेडोमिनेंट शेयर था जी, वो धीरे धीरे घट के 10-11% के आसपास आ गया है, और कमर्शियल बैंक का बढ़ता चला गया है। आरआरबी तो वही है, स्टेबल है, वही 10-11% के आसपास है। दूसरा, इसको आपको इस तरह देखना होगा कि नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो करीबन हमारे देश में लगभग 90% है, मोटा मोटी मान के चला जाए तो, लेकिन जो नंबर ऑफ अकाउंट है बैंकिंग सिस्टम में जिसमें कि कर्जा दिया गया, उसमें हार्डली 50% वो अकाउंट फॉर कर रहे हैं, 50% ही नंबर ऑफ अकाउंट उनका है। तो ये जो क्रेडिट डीपनिंग है, जो कमर्शियल बैंक का शेयर बढ़ गया है, एंड दे डोंट प्रेफर टू लेंड टू वेरी मार्जिनल फार्मर, या जो छोटे छोटे, उनकी हिम्मत ही नहीं होती वहाँ तक जाने की। कोऑपरेटिव था तो घर के इंस्टीट्यूशन थे, वो पहुँच जाते थे। कमर्शियल बैंक के दरवाजे पे जो बहुत छोटे किसान हैं, जो गरीबी में रहते हैं, उनकी वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर तो इसीलिए वहाँ क्रेडिट डीपनिंग ज़्यादा हो रही है, एक ही मतलब बड़े बड़े अकाउंट में वो फंडिंग हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है, दिस व्हाट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। तो ये एक और मसला इसमें है सिराज साहब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमीर लोग कर्ज ले जा रहे हैं। ये देखिए कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें ये कहा जाता है कि भाई जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है एग्रीकल्चर के लिए 18% तय है, वो आपको उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें एक पैच ये भी कर दिया कि डायरेक्ट लैंडिंग 13.5% से काम चल जाएगा, और बाकी 4.5% आप जो है वो जो कारोबारी है, कंपनी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, फर्टिलाइज़र वाला है, सीड वाला है, उन सबको भी दे सकते हैं। और ये जो शहरों की जो ब्रांचेस में आता है कि दिल्ली में कौन इतना कर्जा ले रहा है, या चंडीगढ़ में कौन इतना कर्जा ले रहा है, या मुंबई में कौन इतना कर्जा ले रहा है, ये ऐसा तो नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये कॉरपोरेट को जा रहा है। इसमें छोटे कारोबारी से लेके आईटीसी टाइप की कंपनियां सब कुछ ले रहे हैं कि भाई सस्ता कृषि कर्ज है और चुकाने में भी आसानी है। नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए कि 2015-16 में भारत सरकार ने ये कर दिया था कि उस 18% जो आपने बताया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, उसमें से 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना होगा जी। तो ये एक अच्छा कदम था। अब ये गाइडलाइंस बैंक्स के लिए है कि वो 8% कम से कम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देंगे, और ये अच्छी एक प्रोग्रेस हुई है कि वो दे भी रहे हैं।
जी 8% उनको फ्लो कर रहा है। जहां तक बात है कि कॉरपोरेट्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में से पैसा मिल रहा है, तो ये हमें याद रखना चाहिए कि उनको कोई कंसेशनल क्रेडिट नहीं मिल रहा है। जी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ये है कि उनको वो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो कंसेशनल क्रेडिट जो 4% पे उनको नहीं मिल रहा है, उनको मार्केट रेट पे मिल रहा है। तो उसका भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका फायदा एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन को नहीं होता है। अगर कोल्ड स्टोरेज मालिक को क्रेडिट मिलता है तो वो किसानों से आलू खरीद के अपने कोल्ड स्टोरेज में रखता है। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि किसानों को क्रेडिट मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। ये ठाकुर साहब ये बताइए कि एक जो मसला भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इतने किसानों को कर मिलता है, इतनों को नहीं मिलता, तो ये जो आधे से ज़्यादा किसान जो कारोबारी उससे लेते हैं, आपके साहूकार से कर्जा लेते हैं, बहुत महंगा कर्ज होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो किसानों की आत्महत्याएं होती हैं जो बढ़ती हैं उसके पीछे, हालांकि मैंने तो खुद विदर्भ में देखा है कि जिसने स्टेट बैंक से कर्ज लिया था उसने भी सुसाइड किया, और लेकिन ज़्यादातर तादाद ऐसी होती है जो इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ से प्रेशर भी दूसरे तरीके के आते हैं। तो ये किसानों की आत्महत्याओं के पीछे जो कर्ज का जाल है वो कब तक चलेगा? किसानों की आत्महत्या जो एनालिसिस हुई है उसमें मेजर रीजन जो सामने उभर के आया है वो ये इंडेटेडनेस। जी बाकी भी कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो इंडेटेडनेस है। इंडेटेडनेस में नेचुरली जो प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोइंग होती है, 3 तो आपने एक एवरेज रेट कहा, कहीं कहीं तो 5% भी है जी कि हर महीने उनको देना होता है वो पैसा, वो पे नहीं कर पाते। फिर आप ये जितने जगह किसानों ने आत्महत्या की, जहाँ ज़्यादा देखने की आती है केस, वो हर जगह मोस्टली कमर्शियल क्रॉप होता है। उनको लगता है कि चलो किसी तरह हम अगर ले लेंगे तो इससे तो डबल हमें मिल ही जाएगा जी। सो उस एक्सपेक्टेशन वो बोरो कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से नहीं मिलता इजीली क्योंकि वहाँ हैसल्स बहुत है, बहुत परेशानियाँ हैं, तो वो चले जाते हैं साहूकार के पास में, आसान से मिल जाता है। जो इनपुट सप्लायर है वो भी ये काम करते हैं वहाँ पर, और रेट हाई होता है, उस तरह उनको रिटर्न नहीं मिलता है। तो जब रिटर्न नहीं मिलता है तो ये लोग बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत दबे कुचले किसान होते हैं जी, वो मध्यम दर्जे के एक सामाजिक स्टेटस रखने वाले आदमी मोस्टली होते हैं। तो जब ये हो जाते कर्ज नहीं पे कर पाएंगे, बहुत सारे टॉर्चर उनके साथ होते हैं। देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ टॉर्चर जो सोशल हैं, फैमिली हैं, समाज, ये बहुत तरह के टॉर्चर होते हैं। तो फिर आत्महत्या, उनको लगता है कि इज्जत बचाने के लिए चलो आत्महत्या कर लो। तो जब तक सबको यूनिवर्सल एक्सेस नहीं होगा, जो ऐसे भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर देश में किसी किसान को 4% पे लोन मिल रहा है और कहीं कहीं तो 0% पर भी, 10-12 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल से एक्स्ट्रा सबवेंशन देके इसको 0% पे कर दिया। जीरो का गिमिक भी हम आपसे समझेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये क्योंकि उसमें भी एक काफी बड़ा तो एक ये झोल तो है, सबको मिलना ही चाहिए सर ये क्रेडिट। बताइए कि अभी इंटरेस्ट रेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये पिछले 15 साल से सुई वहीं अटकी हुई है 9% पे। सारे पॉलिसी रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं। बैंक्स में जो डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के, उनकी कॉस्ट घटती जा रही है। अभी तो 5.5% पे एफडी आ गया है। पॉलिसी रेट भी, रिवर्स रेपो रेट वहाँ भी कम है, सीआरआर भी कम हो गया है। तो उसके, इसका मतलब जो बैंक्स का जो कॉस्ट है वो घट रहा है। लेकिन ये अभी 9% पे अटका हुआ है कि 9% का ब्याज बैंक को मिलेगा, 7% किसान को देना होगा, 2% सरकार देगी बैंक को, और उस जो इंटरेस्ट सबवेंशन है सारी इस बार 21,000-22,000 करोड़ के करीब प्रावधान है, और किसान समय पे दे देगा तो उसको 4% पे मिलेगा। तो मेरा कहना है कि ये 9% पे क्यों अटका हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं आना चाहिए? मैं तो एक बार देख रहा था कि ये आपने भी देखा होगा कि जो FCI है वो ने नेगोशिएट किया था 4.5% पे ब्याज पे, और बड़े कॉरपोरेट भी नेगोशिएट करते हैं। ये जो फासला है कि कॉरपोरेट को सस्ता मिल जाता है, किसान के लिए अभी भी महंगा है, और जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात है वो तो और महंगा है। वो तो उसके लिए तो कोई उस तरह का सबवेंशन का प्रोविजन नहीं है। और अभी घर के लिए कर्जा 7% से नीचे पे मिल रहा है, ट्रैक्टर के लिए लेने जाएंगे तो 11-12% पे मिलेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो ये क्या बैंकों के मुनाफा कमाने का एक जरिया तो नहीं हो गया ये, कि उनको बैठे बिठाए ये 20-22 हज़ार करोड़ का सबवेंशन तो मिल ही गया। देखिए, ये जब 9% फिक्स किया गया था तो बैंकों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10-11% के करीब थी जी। तो ये उस वक्त के हिसाब से फिक्स हुआ था, ये बात सही है। और उसके बाद से इंटरेस्ट रेट्स घटते जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि
अगर हम 7-8 साल से पहले से कंपेयर करें तो बैंकों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है और बैंकों को एक तरीके से फायदा हुआ है, ये कहा जा सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक के बाद एक राज्य में जी इन कर्जों की माफी हो रही है और बैंक अपने कर्जे वसूल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में हुआ 2014 में, तेलंगाना में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, फिर यूपी में हो गया, फिर महाराष्ट्र में तो 2 बार हो गया, अब नई गवर्नमेंट ने कर दिया, पंजाब में कर दिया, राजस्थान, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यूपी। तो अगर आप बैंकर से बात करें तो वो तो ये बताएंगे, और हमने भी जाके देखा है तेलंगाना के गांवों में, मैं गया था वहां 2019 के चुनाव से पहले, तो वहां किसान कह रहे थे कि साहब इलेक्शन आने वाला है, हम क्यों पे करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि किसान ये भी देख रहा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट से आप रिकवर नहीं कर पाते हैं जी, बार बार उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कभी उनको एनसीएलटी में भेजते हैं। तो ये दोनों चीजें मिलके एक ऐसा कॉकटेल बन रहा है कि कोई इंसेंटिव नहीं है लोन को वापस करने का। नहीं, लेकिन एक बात तो बताइए ना कि किसान तो क्रॉप लोन लेता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी लेता है, जिसमें ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्यूबवेल लगाएगा, तो वो उसका हिस्सा भी कम है, उसको तो अगले साल क्रेडिट ही नहीं मिलता अगर नहीं देगा तो वो, ये भी तो एक पक्ष है उसका। दूसरे जो किसान कर्ज माफ़ी है वो तो सरकारें बैंकों को पैसा देती हैं। हाँ, ये है कि डिलेड उनको मिलेगा, लेकिन उनकी तो बुक्स क्लीन हो जाती हैं इसमें, क्योंकि किसान तो कर्ज ले चुका है, तो वो पैसा तो बैंकों को ही जाता है कर्ज माफ़ी का। तो ये ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा कोई, आप सही कह रहे हैं कि इससे एक क्रेडिट कल्चर के ऊपर बात होती है कि भाई वो डेटोरिएट होती है, लेकिन ये भी नहीं कि बैंक को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता है ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि अगर किसानों का जो रिटर्न है कर्ज का वो मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक है। क्या ठाकुर साहब, इसमें आपका क्या मानना है? कंपेयर टू अदर सेक्टर, एग्रीकल्चर का भी उतना डिफॉल्ट रेट तो ऑलमोस्ट इट्स नॉट दैट बैड जी, ठीक ही है। एग्रीकल्चर में डिफॉल्ट रेट जो कॉर्पोरेट का डिफॉल्ट रेट का सिस्टम है उससे बदतर स्थिति एग्रीकल्चर का नहीं है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ। एक ये सिराज साहब, ये जीरो वाला जो है ना, जो शून्य दिया था भारत ने का जो एक गाना भी है, ये जो जीरो का गिमिक है, जैसे ठाकुर साहब भी बता रहे कि 8 राज्य कहते हैं हम जीरो पे देते हैं। अब वो ये नहीं बताते कि वो जो जीरो करते हैं वो कोऑपरेटिव वाले क्रेडिट पे करते हैं, जिसकी हिस्सेदारी कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 12% है, लेकिन जो 80-90% जो शेड्यूल्ड बैंक का या दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसमें कहीं जीरो नहीं है। तो ये इसमें ठाकुर साहब क्या आप कहेंगे? क्योंकि ये तो मतलब कहने को जीरो, भाषणों में कहने को जीरो, पॉलिटिशियन को बयान देने में जीरो, लेकिन उसकी जीरो की हकीकत तो वो ठीक नहीं है जो बताई जाती है। नहीं, पहले तो आपको इसको इस तरह समझना होगा। नंबर 1 कि अगर हम ये भी मान के चलें कि पीएम किसान में लगभग 10 करोड़ किसान रजिस्टर हुए हैं, तो 10 करोड़ तो फार्मर हाउस होल्ड हैं, उसमें से 6.5 करोड़ को अभी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से मिल रहा है सपोर्ट। तो ये 4% पर भी अगर 3.5 करोड़ फार्मर को मान लीजिए मार्केट से 60% पे लेना पड़ रहा है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसका तो पूरा ही वायलेशन है। इस पूरे इंटरेस्ट को प्लस आज 4% पर देने या 7% पर देने के लिए 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन जो करीबन 22,000 करोड़ होता है। कुछ राज्य सरकार 0 पर कह रही है कि हम 0 पर कर दिए, कोऑपरेटिव का ही करे भले ही, नहीं दे तो रहे, एक परसेप्शन तो जनरेट कर रहे हैं फार्मर के दिमाग में कि भाई हमें 0 पे मिल रहा है। इस पूरे स्कीम को ये 2000 बेसिकली इसका ओरिजिनेशन इंटरेस्ट सबवेंशन का अराउंड 2004-05। हाँ, ये तो जब एनडीए की गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी वाली, उसी टाइम में शुरू हुआ था कि भाई किसानों को सिंगल डिजिट रेट पे, पहला इसका जो स्टेटमेंट यही था कि किसानों को सिंगल डिजिट रेट पे कर्जा मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो अब 15 साल के बाद 2006-07 में ये फॉर्मुलाइज हुआ स्कीम और तब 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रोविज़न किया गया था। 6-7 से लेके 20-21 तक में बहुत सारी परिवर्तन हो चुकी है। ये स्कीम की क्या रिलेवेंस आज के डेट में है या नहीं है, पहले तो ये देख रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि सब किसान को पहले कर्जा मिले, ये नहीं कि आधे को 7% पे या 4% पे मिल जाए। सिराज साहब, मैं एक कमेंट आपसे चाहूँगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो करीब 15 साल से टारगेटेड चल रहा है, क्या इसके जरिए हम ये यूनिवर्सलाइज कर पाएंगे जो हमारे किसान छूट गए हैं बाहर? और एक पक्ष वो भी है जो कि टीनेंट फार्मर हैं, उनको तो नहीं मिलता उस तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अगर वो लीज उनका लीगलाइज नहीं है।
तो इसको लेकर के आप छोटा सा कमेंट आप मैं चाहूँगा कि आगे का रास्ता क्या दिखता है? इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी कंसर्न रही है कि किस तरह से जो लोग अपनी ज़मीन दूसरों से लेते हैं किराए में, उनको कैसे शामिल किया जाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको किया भी गया था, आंध्र प्रदेश ने इसका एक एक्ट बनाया था, लेकिन अब जब नई गवर्नमेंट आई तो उसमें ये कर दिया गया कि जो मूल मालिक है उससे लिख के लेना होगा आपको, तभी आपको वो कार्ड मिलेगा जिसके बेसिस पे आप कर्जा ले सकते हैं। पहले जो मालिक था उससे लिख के लेने की जरूरत नहीं थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर ये सर्टिफाई कर देते थे कि जमीन आपने किराए पे ली है तो कर्जा मिल जाता था। लेकिन अब नई गवर्नमेंट ने अपने वायदे को बल्कि वायदा खिलाफी की। इलेक्शन में ये कहा गया था कि हम देंगे, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो ये बात सही है। और अब देखिए, टेनेंसी के बारे में एक मॉडल लॉ सर्कुलेट किया गया, लेकिन ये काफी मुश्किल प्रश्न है, करेंगे उस पे एक आसान हल नहीं। एक बार फिर उस पे भी बात करेंगे। आपका कमेंट, आपको लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उससे काम पूरा नहीं होगा, ये आपका क्या मानना है? हाँ, मेरे ख्याल से पूरे क्रेडिट सिस्टम को एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। क्या इंटरेस्ट सबवेंशन की ज़रूरत है? क्या इस तरह के जो पीसमेल डेट वेवर हो रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत है? क्या इससे कहीं कोई अलग व्यवस्था तो ज़रूरत हो सकती है, नहीं हो सकती है? इज इट सर्विंग आवर पर्पस? मेरे ख्याल से इस पूरी चीज़ों को एक नए सिरे से फिर से देखने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी आगे हमें जाना होगा, रास्ता अभी आधा है। तो मैं अपने दोनों मेहमानों को, सिराज हुसैन साहब आप और डॉक्टर ठाकुर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें समय दिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। और इसमें यही निकलता है कि जो कृषि कर्ज है, जो किसान को सरकार कर्ज देने का जो दावा करती है, वो अधूरा सच है। उसका पूरा सच समझने के लिए मेरे ख्याल से आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ कोशिश की है। कुछ तथ्यों को सामने रखा, कुछ नीतियों को सामने रखा, और आप सब हमारे साथ आए, जुड़े रहे। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हिंद किसान की बात में एक नए मुद्दे को लेकर के आपके साथ आएंगे। नमस्कार।